नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज बुधवार है और आज के दिन हम साहित्य विधान नामक कार्यक्रम करते हैं। इसमें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज ये साहित्य विधान के की दूसरी कड़ी है, दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हमने साहित्य की परिभाषा, उसका इतिहास, स्वरूप और सफर के बारे में जाना। बहुत अच्छे से जाना। लोगों ने कहा कि जितनी अच्छे से आज समझ में आया, पहले कभी नहीं आया और मुझे भी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा था। आज फिर हमारे साथ आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। 1 मिनट, मैं मिलाती हूँ आपको। नमस्कार। आज हम लोग बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी। सर जी जी। सर। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, जी। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप ही के कार्यक्रम में साहित्य विधान में जो आपके ज्ञान को देखते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना हम ये कार्यक्रम करें। तो प्रथम भाग में जिस तरह से आपने हमें बताया साहित्य के इतिहास के बारे में, उसकी परिभाषा, उसका सफ़र और अभी हम लोग किस दौर में हैं, ये भी आपने बताया। वो बहुत अद्भुत रहा, वो सारी जानकारी सब कुछ बहुत ही ख़ास रहा। आज हम लोग उसके आगे छंदों के विषय में जानेंगे, उसके सफ़र के बारे में जानेंगे। तो मैं लोगों से यही कह रही थी कि फटाफट से अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं भी एक साथ तो नहीं मिलेगी, टुकड़े-टुकड़ों में मिल सकती है। तो बस बिना समय को नष्ट किए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। साथ में देखिए हमारे साथ हैं राजकुमार सेवक जी। स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। दादा आरएसडी चातक जी हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। दोनों ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। सभी का स्वागत है और भी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सर, मैं फिर आपको ही आमंत्रित करूँगी कि आप आज के विषय में आज क्या-क्या बताने वाले हैं, तो आप खुद ही बताइए, बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी संलग्न दर्शक जो विद्वान सब हैं, सबको नमस्कार, सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्मिता जी ने जो मुझे इस प्रकार का दायित्व दिया है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। यथासाध्य प्रयत्न यह है कि अच्छी से अच्छी जानकारी, विषय की अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए। पिछले एपिसोड में हमने साहित्य और साहित्य काल के बारे में चर्चाएं सुनी। अब उसमें काव्य यानी साहित्य जो कहा जाता था, उस काव्य में छंद के बहुत से प्रयोग हुए हैं कृपया आप लोग बताइए प्राचीन कि काल आपको से ही। आवाज़ सही आ रही है? मैं अगर आपको आवाज़ और सब कुछ सही आ रहा है तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि कई बार होता है कि मेरा खुद का नेटवर्क खराब होता है और मुझे समझ नहीं आता। तो आपके कमेंट के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको देख लेंगे हम लोग समय रहते। जी सर। तो काव्य के अंतर्गत तो काव्य का सौंदर्य जो है, ऑनलाइन कार्यक्रम की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कुछ न कुछ अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 10 मिनट इसी वजह से लेट किया। आवाज आ रही है? काव्य का सौंदर्य छंद होता है। सबसे पहले हम लोग छंद के बारे में जानकारी कहेंगे। छंद है क्या?
वैसी रचना जिसमें मात्राओं या वर्णों अथवा दोनों की विशेष व्यवस्था हो। छंद एक विशेष व्यवस्था है जिसके कारण कविता या काव्य संगीतमय या गतिशील होता है। ये मात्राओं, वर्णों अथवा दोनों का एक समग्र रूप है, उसकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में काव्य में सौष्ठव, सौंदर्य आता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग छंद कहते हैं। आज हम लोग छंद पर जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके इस प्रकार के तथ्य हैं, चर्चा के निम्नलिखित बिंदु हैं। सबसे पहले छंद की अवस्थाएं, फिर उत्पत्ति, छंद का प्रारंभ कैसे हुआ, छंद की आदि उत्पत्ति कैसे हुई, छंदों में वर्ण, अक्षर एवं प्रकार क्या हैं, छंदों का विकास कैसे हुआ, फिर संस्कृत या प्राकृत इससे हिंदी में छंद कैसे आया, और आधुनिक काल में छंद की क्या स्थिति है। इस पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें हैं, उसकी चर्चा करेंगे। छंद की क्या उपादेयता है और छंद की व्युत्पत्ति, छंद क्या है, पुनः इस पर आएंगे। फिर विभिन्न प्रकार के छंदों की व्याख्या की जाएगी जो अगले कार्यक्रम में होगा। तो हम लोग सबसे पहले छंद की अवस्थाएं, छंद की क्या अवस्थाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। छंद की 3 अवस्थाएं हैं। एक स्वर तत्व प्रधान, दूसरा ध्वनि तत्व प्रधान और तीसरा काल तत्व प्रधान। स्वर तत्व में स्वर की जो ऊंची नीची लहरियां होती हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग, स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है उसकी प्रधानता होती है। वह स्वर के अनुसार ही, वाचन के अनुसार ही चलता है। ये छंद की प्रथम अवस्था है। एक ध्वनि प्रधान है। जैसे वेदों में उच्चारण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं, उनके छंद होते हैं ध्वनि पर आधारित। और एक है काल तत्व प्रधान। जैसे संस्कृत से हिंदी छंद की उत्पत्ति हुई है, तो प्राकृत या अपभ्रंश या हिंदी, इसका उत्तरोत्तर काल का प्रभाव पड़ते हुए किस प्रकार उत्तरोत्तर विकास हुआ है, वह काल तत्व प्रधान छंद है। अब हम लोग जैसे काल तत्व में मात्रिक और वार्णिक 2 प्रकार के छंद आए हैं, इसकी चर्चा होगी। अब हिंदी छंदों में छंद का तभी हम वास्तविक अध्ययन कर सकते हैं जब संस्कृत छंदों का शास्त्रीय ज्ञान या प्रयोग ज्ञात हो, क्योंकि उससे ही हिंदी छंद उत्तरोत्तर बढ़ता गया, उसका विकास होते गया। इसका मतलब है कि छंद का उत्तरोत्तर विकास जो हुआ है उसके पीछे एक इतिहास रहा होगा, उसका एक समय रहा होगा, किस तरह से छंद हिंदी छंद में परिणत हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ,
क्या इसके पहले जब भाषा नहीं थी, काव्य बना नहीं था, उसके पहले छंद रहा होगा? तब से छंद किस तरह उत्तरोत्तर विकसित होते गया, इसका एक इतिहास होगा। तो हम देखेंगे कि काव्य का जिस तरह विकास हुआ कि पहले संस्कृत में काव्य था, उसी प्रकार जब संस्कृत में काव्य था तो संस्कृत में छंद भी पहले ही होगा। इसलिए छंद सबसे पहले संस्कृत में था और उससे ही प्रेरित और अवलंबित हिंदी का छंद हुआ, जिसमें अपनी पद्धति है, निजी पद्धति है और स्वतंत्र पद्धति है, लेकिन प्रेरणा उसको संस्कृत छंद से ही मिली है। हिंदी छंदों का यांत्रिक अनुसरण हुआ है, जिसमें जिस प्रकार की प्रथा चल आ रही थी उस प्रथा का पालन भी हुआ है। वैसे छंद की जो समस्याएं हैं उसके बारे में अंतिम मत कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका विकास ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले छंद जो है स्वयं प्रस्फुटित हुआ है, इसकी उत्पत्ति दैविक है, इसलिए इसके बारे में मतभेद अवश्य होता है। पुराने लोग कहते हैं कि छंद का विकास दैविक है और भाषाविद कहते हैं कि इसका विकास ऐहिक है, यानी भाषा का उत्तरोत्तर विकास होते गया, उसमें ही छंद का निरूपण हुआ। लेकिन जो पुराने लोग हैं प्राचीन काल से यह कहते आए हैं कि छंद की उत्पत्ति दैविक है, यह ऐहिक नहीं है। आधुनिक जीव विज्ञान या भाषा तत्वज्ञ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकास में मानव दूसरे जीवों से एक पग आगे रहा है। विभिन्न प्रकार के भावों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों के अनुसार जो ध्वनि की तरंग उत्पन्न हुई, उससे उसका भाव लेकर के उसी स्वर में, उसी ध्वनि के रूप में जो विकास किया गया, उसे छंद का रूप दिया गया। ये आधुनिक जीव विज्ञान या भाषा के जो तत्वज्ञ हैं वे बतलाते हैं। छंद का विकास ध्वनि से हुआ है, जैसे जानवरों की ध्वनि या किसी भावना की ध्वनि। अगर कांटा चुभता है तो अचानक लोग किस तरह आवाज, किस तरह ध्वनि निकालते हैं, तो ये ध्वनि जो निकलती है उससे उसी ध्वनि में, उसी स्वर में छंद का निरूपण किया गया। इससे विकास हुआ है छंद का। तो भय, क्रोध, प्रेम, हर्ष जो मनोवेग था, उसमें विशेष ध्वनियों का उपयोग होता है, आज भी होता है। उन विशेष ध्वनियों का उपयोग छंद के रूप में किया गया, भाषाविद यही मानते हैं। पशु पक्षियों की आवाज जो है उसमें भी एक लय है, एक क्रम है। कोई भी पक्षी एक ही लय में स्वर उत्पन्न करते हैं, उस एक रूप लय को छंदोबद्ध के रूप में भाषा ने उसको लयबद्ध किया, इससे छंद की उत्पत्ति हुई। ये माधुर्य जो भाषा की छंद की आई है वह प्राकृतिक है, इसके जन्मदाता प्रकृति है। अब
जैसे प्रेम, करुणा, भय, क्रोध, इसकी उत्कटता होती है, उन्माद होता है, तो उस समय हमारी भाषा स्वतः लयात्मक हो जाती है। उस लयात्मक भाषा को हम लोग छंद कहते हैं। ये छंद का प्राकृतिक स्वरूप है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। इस प्रकार छंदों के बारे में किस तरह उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के मत आए हैं। छंद का प्रारंभ कब से हुआ? क्योंकि काव्य के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सर्वप्रथम काव्य की रचना हुई, जिसे हम लोग बाद में साहित्य का रूप बतलाते हैं। तो काव्य की उत्पत्ति के साथ साथ छंद की भी उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में ऋग्वेद में छंद का व्यवहार किया गया। इसका मतलब है कि ऋग्वेद काल के पहले से छंद का आगमन हो चुका था। छंद का प्रादुर्भाव जो है ऋग्वेद काल से पहले, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद कालीन जो छंद था वह काफी प्रगाढ़ था, अच्छे छंद हैं उसमें। इसका मतलब है उसके और प्रयोग और उसकी उत्पत्ति का समय और पहले है, जो धीरे धीरे क्रम में बदलते हुए अच्छे रूप में, आदर्श रूप में ऋग्वेद काल में पहुंचा। इसलिए छंद की उत्पत्ति ऋग्वेद काल से पहले। पहले छंद का प्रयोग व्याकरण में, धर्मशास्त्र में, इतिहास में, गणित में जो भी व्यक्त किया जाता था। आज गणित जो पढ़ाते हैं अलग से गद्य के रूप में, सूत्र के रूप में बताया जाता है, लेकिन पहले गणित का भी और दूसरे शास्त्रों का भी, जैसे राजनीति है, आयुर्वेद है, धर्मशास्त्र है, व्याकरण है, इसकी व्याख्या छंदों में ही की जाती थी, काव्यात्मक रूप से की जाती थी, उसी से व्याख्या होती थी। उसमें वही माध्यम था, छंद ही माध्यम था, भाषा का माध्यम छंद के रूप में था। ये प्राचीन काल में ही चला आ रहा था। प्रारंभ में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सहित मध्य युग में साहित्य छंदों का प्रयोग हुआ। ऐसे मूल रूप में छंद के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि छोटी बड़ी ध्वनियां जो हैं उनका यह सामंजस्य है, ध्वनियों का सामंजस्य ही छंद है। प्रारंभ में निसंदेह यह स्वतः प्रसूत रहा होगा, अपने आप में ये विकसित हुआ होगा। उत्तरोत्तर यह नियमबद्ध होते गया और छंद का स्वरूप बढ़ते गया। ऐसे कहा जाता है कि गायतो मुखाद उत्पतः, ब्रह्मा के मुख से गायत्री का उद्भव हुआ, ऐसा कहा जाता है। गायत्री छंद सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ। इसलिए लोग मानते हैं, प्राचीन काल के लोग, कि छंद का उपयोग दैविक है। गायत्री प्रथम छंद था जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ। इसके साथ साथ उष्णिक छंद, बृहति, पक्ति, त्रिष्टुभ और जगती छंद भी है। गायत्री छंद में 3 चरण हैं, इसको पाद भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक में 8-8 अक्षर यानी वर्ण हैं। कुल 24 वर्ण गायत्री छंद में है। इसी प्रकार उष्णिक में 3 पदों में 28 अक्षर हैं। प्रत्येक का ठहराव जो है
जैसे गायत्री छंद में प्रत्येक का ठहराव 8-8 वर्ण में या अक्षर में है। 8, 8 और 8 इस तरह 3 भागों में बंटा हुआ है। 24 इसमें वर्ण है गायत्री में। उसी प्रकार उसनिक में 28 अक्षर है, 8, 8 और 12। ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। अगर उसनिक छंद जिसमें 8, 8 और 12 अलग अलग चरणों में इसको अगर बांटा जाए, फिर उसी को अगर उसका क्रम जो है अगर इधर उधर कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो फिर दूसरा छंद उत्पन्न हो जाता है। जैसे उसनिक छंद में 3 पदों में 28 अक्षर हैं, जिसको 8, 8 और 12 3 चरणों में बांटा गया है। अब उसी को उल्टा सीधा कर देते हैं। जैसे पूर्व उसनिक कहलाता है, उसमें 12, 8 और 8 कर देते हैं, यानी 8, 8, 12। इन अक्षरों को, इन वर्णों को अगर पलट दिया जाए, 12, 8, 8 कर दिया जाए, तो वह पूर्व उसनिक छंद में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार दोनों प्रारंभ में और अंत में 8, 8 वर्ण रहे और बीच में 12 वर्ण डाल दें, तो ये ककुप छंद हो जाता है। 8, 12 और 8। इसी प्रकार अनुष्टुप छंद है, जिसमें 8, 8 वर्ण के 4 चरण है, यानी 32 वर्ण है इसमें। बृहति छंद है, उसमें 36 वर्ण है, 8, 8, 8 और 12। यानी इसी 8 और 12 वर्णों को विभिन्न प्रकार से अगर सजाकर काव्य की रचना की जाए, तो छंदों की प्रकृति बदल जाती है, उनके लय बदल जाते हैं और उनके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे उसनिक से पूर्व उसनिक हो गया, ककुप हो गया, और वही 8 वर्ण जो है उसका 4 गुना अगर कर देते हैं, यानी 32 वर्ण वाले छंद लेते हैं, तो वो अनुष्टुप में बदल जाता है। बृहति जो है 8, 8, 8, यानी 24 और 12 और वर्ण उसमें रहे, 36 वर्ण रहे, तो ये बृहति छंद कहलाता है। इसमें कहीं कहीं अपवाद भी है। गायत्री छंद में ही एक अपवाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम। उसमें 8 वर्ण न होकर 7 ही वर्ण है, लेकिन उसे गायत्री छंद के रूप में ही माना जाता है। अब आगे हम लोग छंद में वर्ण और अक्षर और विकास की दृष्टि से उसके क्या प्रकार हैं। अगर गायत्री के प्रथम चरण में एक अक्षर कम होता है, तो उसको हम लोग विछंद कहते हैं, और अगर कहीं एक अक्षर अधिक हो जाए, तो उसको अति छंद कहते हैं। ऐसे व्याकरण के अनुसार वरेण्यम ये शुद्ध है, लेकिन छंद की दृष्टि से वरेण्यम इस प्रकार बोलते हैं जो शुद्ध है। एक ही वरेण्यम शब्द है जो व्याकरण से वरेण्यम शुद्ध है और छंद की दृष्टि से वरेण्यम शुद्ध है। इस प्रकार इसमें ध्वनि और वर्ण का उच्चारण व्याकरण की दृष्टि से और ध्वनि की दृष्टि से छंद में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से मूल छंद 3 है, एक गायत्री, एक त्रिष्टुप, एक जगती।
संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश में गाया जाने वाला जो उस समय आर्या छंद कहलाता था। आर्या प्राचीन काल में संस्कृत, उसके बाद प्राकृत में आया, फिर अपभ्रंश में आया और उस छंद का नाम आर्या बोला जाता था। लेकिन आधुनिक काल में उसका परिवर्तन होते होते नाम परिवर्तन हो गया। आज आप लोग सब कोई जानते हैं कि उसका नाम अभी दोहा है। और दोहे का विपरीत अगर लेते हैं तो उसका नाम सोरठा बोला जाता है। इसी प्रकार वैदिक त्रिष्टुप, जिसमें 11 वर्ण हैं, 4 चरणों में है, उसका नाम भी ताल से उसको हम लोग वर्णवृत कहने लगे। संस्कृत में छंद के 2 रूप हैं। एक हो गया, प्रथम में पहला अक्षर लघु और दूसरा अक्षर गुरु, उससे प्रारंभ होने वाला छंद। लघु जिसमें मात्रा, मात्रिक भार जिसमें एक रहे, अल्प रहे, और दुगुना, एक मात्रा का जो दुगुना है वो द्वितीय है, जो गुरु कहलाता है। तो छंद 2 रूपों में संस्कृत में व्यक्त होता है। प्रारंभ होता है एक लघु से और एक गुरु से। इसके 2 स्वरूप हैं। संस्कृत में प्राचीन काल में करीब 100 छंद मिलते हैं, जो उस समय ही बन चुके थे। इनमें से अधिक व्यवहृत होने वाले छंदों की संख्या 25 है, जो ज्यादा से ज्यादा व्यवहार में लाया गया है। वैसे छंद 25 हैं, जबकि कुल संख्या उस समय 100 लगभग थी। प्राकृत छंद में चरण की व्यवस्था वर्ण की न हो करके मात्रा की हो रही थी। जो प्राकृत छंद जो बने वैदिक काल के बाद, उसमें छंद वर्ण से मात्रिक रूप में परिवर्तित हो गए और छंद का जो स्वरूप है वहां से फिर बदलने लगा। इस समय जैसे छंद में मात्रिक भार रहता है, वर्णिक भार रहता है, और किसी में दोनों का मिश्रित रूप रहता है। तो अपभ्रंश यानी प्राकृतिक छंद, जो प्राकृत छंद आया, उसमें वर्णिक से मात्रिक रूप में परिवर्तन हुआ। उसमें मात्रा संख्या थी। छंदों के विकास की परंपरा संगीत से चली है और संगीत से चलते हुए आज की परिस्थिति में है। प्राचीन काल में छंद गाए जाते थे, संगीत के रूप में लयबद्ध था। उस संगीत से परिवर्तित होते होते आज छंद का जो स्वरूप है वह सबके सामने में। वैसे वेदों में गायत्री या सच्चरी आदि कुछ छंदों का नाम उल्लेख में आए हैं, जो लक्षण के नाम पर ही, लक्षण के आधार पर ही ऐसा नाम रखा गया होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में जो साहित्य में छंद का विवेचन किया गया है, उसमें से शाखायन श्रोत सूत्र, निदान सूत्र और ऋक् प्रतिशाख्य में छंद भी व्याकरण का रूप ले चुका था। सबसे पहले छंद काव्य में समाहित था, जिसका कोई व्याकरण स्वरूप नहीं था। दैविक रूप में आया, फिर परिवर्तित होते गया और बाद में उसी को नियमबद्ध जब किया गया तो वह छंद के व्याकरण के रूप में कहलाया। छंद का व्याकरण रूप यह
शाखायन स्रोत सूत्र, निदान सूत्र और ऋक् प्रतिशाख्य में उस व्याकरण में इसका वर्णन आया है। सबसे पहले छंद का व्याकरण प्रारंभ किया पिंगल ने, जिसका नाम है छंद सूत्र, वेदांग छंद सूत्र या छंद शास्त्र। उसमें छंद के व्याकरण का वर्णन मिलता है। व्याकरण के प्रथम आचार्य पाणिनि थे, उसी प्रकार छंद के प्रथम आचार्य पिंगल थे। वही छंद के जन्मदाता हैं। उनके छंद के व्याकरण के रचिता वही हैं, पिंगल, जिन्होंने छंद सूत्र का जन्म दिया, जिसमें छंद आयोजन की सारी विधाएं जो हैं उसमें वर्णन है। जिस प्रकार काव्य में व्याकरण जो बनाया गया है, व्याकरण जो पूर्व में बनाया गया था, उसके प्रणेता पाणिनि रहे हैं, उसी प्रकार छंद के व्याकरणी जो है वे पिंगल रहे हैं। पिंगल ने वैदिक छंद और संस्कृत छंदों के बारे में निरूपण किया है। पिंगल ने जो छंद का वर्णन किया है वे 6 अक्षर प्रतिचरण, 6 वर्ण प्रतिचरण से लेकर के 26 अक्षर तक प्रतिचरण इसका वर्णन किया है। पिंगल के छंद सूत्र में 6 वर्ण से लेकर के 26 अक्षर पादी यानी 26 वर्ण वाले चरणों का वर्णन किया है, जिसमें लघु, गुरु और गण इत्यादि का वर्णन है। इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई है। इसे प्राकृत पिंगल भी कहते हैं। पिंगल की रचना के बाद जो रचना हुई उसको प्राकृत पिंगल कहते हैं, जो पिंगल के पीछे की रचना है। इसके अलावे बहुत सी रचनाएं हुई हैं, छंद की रचनाएं हुई जो पिंगल के छंद सूत्र के आधार पर लोगों ने तैयार की, जैसे गंगादास की छंदो मंजरी, ये भी एक प्रसिद्ध छंद शास्त्र है। भट्ट हलायुध ने पिंगल के छंद शास्त्र पर, उन्होंने संस्कृत से विशेष वर्णन किया था, तो उन्होंने प्रामाणिक टीका लिखी। इसके अलावे कवि दर्पण, वृत्त दीपिका, छंद सार, ये सब भी ग्रंथ हैं छंद से संबंधित। अब हिंदी में छंद की रचना या छंद के शास्त्र की रचना, छंद के बारे में जानकारी जिसमें वर्णित रहे, उसके बारे में प्राकृत पिंगल, वृत्त रत्नाकर और छंदो अनुशासन से सामग्री ली गई। महाकवि केशव दास के छंद के ग्रंथ का उल्लेख चिंतामणि त्रिपाठी के छंद विचार, मतिराम का छंद, भिखारी दास का छंदो अर्णव, पद्माकर का छंदो मंजरी, गदाधर की वृत्त चंद्रिका और सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, ये सब छंद ग्रंथ हैं। आधुनिक काल में छंद के ग्रंथों की चर्चा हम लोग करते हैं, जो 1859 ईस्वी से प्रारंभ है। ज्वालारूप ने एक छंद शास्त्र का निरूपण किया, उसकी रचना की,
जिसे रुद्र पिंगल कहते हैं। उसी प्रकार श्रीधर का पिंगल ये भी प्रकाशित है। 1875 में कन्हैयालाल शर्मा का छंद प्रदीप प्रकाशन में आया। 1877 में ऋषिकेश भट्टाचार्य जी का छंदोबोध सामने में आया। 1878 में उमराव सिंह का छंदो महोदधि, ये हिंदी के छंद ग्रंथ जो थे वे सब उसके बारे में मैं बतला रहा हूँ। 1891 में राम प्रसाद जी का छंद प्रकाश सबके सामने में आया। 1994 में जगन्नाथ प्रसाद भानु का छंद प्रभाकर, इसमें विविध प्रकार के छंदों का बहुत सुंदर ढंग से निरूपण किया गया है। रामकिशोर जी का छंद भास्कर 1895 में, गदाधर की छंदो मंजरी 1903 में, गिरिवर स्वरूप की गिरीश पिंगल 1905 में, इसके अलावे पिंगल, धनाक्षरी नियम, रत्नाकर, छंदसार पिंगल, पिंगल सार, साहित्य सागर आदि ग्रंथ, ये सब ग्रंथ आधुनिक काल में लिखे गए हैं। श्री राम नरेश त्रिपाठी, जिनके बारे में सब जानते हैं, हिंदी काव्य की रचना, इनकी बहुत सी कविताएं हैं। उन्होंने पद्य रचना, उनकी एक अच्छी पुस्तक है, उसमें भी छंद के विविध छंद का निरूपण उन्होंने किया है। सबसे बृहद विस्तृत ग्रंथ जो छंद का है वह जगन्नाथ भानु का है, जिन्होंने छंद प्रभाकर लिखा है, जो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। इसमें हिंदी में प्रयुक्त जितने भी छंद हैं उसका वर्णन किया गया है। जगन्नाथ भानु, उनका छंद प्रभाकर, जिसमें कि हिंदी छंद के विविध छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार जितने भी छंद ग्रंथ बाद में बने हैं उनका मूल आधार संस्कृत छंद ग्रंथ ही रहे हैं। ये छंद की चर्चा थी और छंद के कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, किस प्रकार छंद का उत्तरोत्तर विकास हुआ, लेकिन छंद की उपादेयता क्या है, क्यों इतने प्रयत्न किए गए, क्या उपयोगी था, इसकी उपयोगिता क्या हुई, क्या जरूरी था। तो ये क्या है, छंद क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो जानवरों की या विभिन्न प्रकार के जीवों की जो आवाज थी, स्वर था, उससे छंद की उत्पत्ति हुई। विभिन्न प्रकार के जो मनोभाव थे जो प्रकट किए जाते थे, उससे छंद की उत्पत्ति हुई। विभिन्न प्रकार के भावों को ध्वनि के रूप में, ध्वनि से शब्द के रूप में जो परिवर्तित किया गया, उससे छंद की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छंद का आकर्षण अनुभव की वस्तु है, ये अनुभव से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए छंद के द्वारा कुछ अनुभव ही होता है। क्या अनुभव होता है? अगर हम करुण रस के छंदों का निरूपण करेंगे, सुनेंगे, तो हमें उसमें करुण भाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि यह अनुभव की वस्तु है, इससे हमें उस भाव का बोध होता है। इसलिए छंद का काम है कि जो भी हम भाषा के माध्यम से लिखते हैं उसमें इस प्रकार स्वर लहरी उत्पन्न कर दें कि इससे हमें उसके भाव का बोध हो। इसलिए छंद का उपयोग किसी वस्तु के वर्णन में भाव को उत्पन्न करना है। और संगीत, बिना छंद का संगीत बद्ध करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छंद जो है वह संगीत की योनि है, उसी से संगीत की उत्पत्ति होती है।
इसलिए छंद की उपादेयता जो आज हम विभिन्न स्वर में सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। उसका मूल आधार छंद ही है। बिना छंद का अच्छी से अच्छी रचना बिना छंद की नहीं हो सकती है। उससे अच्छा से अच्छा संगीत नहीं बन सकता है। छंद के आधार पर अगर मात्रा और वर्ण के आधार पर नहीं रचना की जाए, ध्वनि के आधार पर नहीं रचना की जाए, तो वह संगीतमय हो ही नहीं सकता, उसमें लयबद्धता नहीं आ सकती है। इसलिए इसकी उपादेयता है कि हम उसको अनुभव करते हैं, उससे हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसे शब्द इस तरह छंदोबद्ध किए जाते हैं कि उसकी भावना में लोग रोने तक लगते हैं संगीत सुन करके। और कभी कभी ऐसे भाव उत्पन्न किए जाते हैं कि कोई रौद्र रूप हो जाता है। अगर वीर रस के छंद का प्रयोग किया जाए तो रौद्रता आ जाती है उसमें। यह छंद की उपादेयता है। इसका मतलब है कि यह हृदय ग्राही प्रभाव डालता है। यह सीधे हृदय पर प्रभाव डालता है। छंद सीधे हृदय पर भी प्रभाव डालता है और हृदय उसको ग्रहण करता है। इसलिए छंद की उपादेयता है कि वह हृदय ग्राही होता है और हृदय में भाव उत्पन्न करता है। इसका उपयोग केवल भाव के रूप में नहीं है, विज्ञान सम्मत भी है। विज्ञान ने भी इसको माना है कि ऐसा जो कहना है वह सत्य है। क्योंकि किसी छंद को अगर हम कंठस्थ करें या बिना छंद को कंठस्थ करें तो पहले छंदबद्ध जो है उसी का स्मरण, उसी को कंठस्थ जल्द कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रचना को, किसी भी ज्ञान को अगर छंदोबद्ध कर दिया जाए तो उसको स्मरण करने में, उसको याद रखने में हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। लेकिन बिना छंदोबद्ध किया हुआ उसको स्मरण करने में, उसको याद करने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए विज्ञान मानता है कि स्मरण शक्ति को यह बढ़ाता है, स्मरण उससे ज़्यादा होता है। इसलिए विज्ञान ने भी कहा है कि छंद के माध्यम से हमें स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, पैनी होती है और इसका चमत्कारपूर्ण गुण है कि यह रुचिकर है और दीर्घजीवी होता है। बिना छंदोबद्ध किए हुए गद्य का या किसी रचना को अगर हम स्मरण करके, रट करके याद कर लेते हैं और अगर छंदोबद्ध कविता को याद करते हैं तो दोनों में से दीर्घजीवी छंदोबद्ध कविता जो है वह दीर्घजीवी रहता है। ऐसा देखा जाता है कि जो पुराने लोग बहुत उम्र के हो जाते हैं, बचपन में जो कविताएं पाठ किए हुए हैं वो याद रहता है। अभी भी वे सुनाते हैं कि हम लोगों के समय में इस प्रकार की कविता है, क्योंकि वो छंदोबद्ध था। और गद्य के रूप में अगर उन्होंने याद किया ही होगा, उन्होंने भी परीक्षा दी होगी, लेकिन वो याद नहीं है। इसका मतलब है कि छंद जो है वह किसी विषय वस्तु को दीर्घजीवी बनाता है। ये छंद की उपादेयता है, इसकी उपयोगिता है। इसमें इतिहास में, अलंकार में, पुराण, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, पुराने जमाने में इसलिए छंदों में लिखा गया है जो लोग याद रखते थे और उसी के आधार पर गणना करते थे। आज भी जो गणना करते हैं पत्रिका के आधार पर, या पत्रा कहते हैं हम लोग, उसके आधार पर जो गणना किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के छंदों में कविता का, काव्य का रूप लिखा गया है। उसी को वो पढ़ते हैं और उसी के आधार पर तुरंत बतला देते हैं कि इसमें ये कारण है और इसका ये फल होगा। तो ये छंदोबद्ध जो कविता होती है उसकी यही उपयोगिता है। अब इसको हम लोग छंद के बारे में, इसकी व्युत्पत्ति, छंद क्या है उसके बारे में देखेंगे। जी। उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में, उसमें कहा गया है कि छंद क्या है। छंद यानी जो ढक ले। छद, छद से छंद बना है। छद का अर्थ है आच्छादन। प्राचीन काल में छंद
के पाठ से, यानी जो सूक्त होते थे, मंत्र होते थे, उसके पाठ से मृत्यु भय या किसी दुर्घटना का भय दूर होता था। इसका मतलब है कि वह छंद जो है वह छद का काम करता था, यानी आच्छादन का, यानी किसी भी कालक्रम को बदलने के लिए या उससे बचने के लिए वह एक आच्छादन का काम करता था, एक पर्दे का काम करता था जिसके नीचे रह करके सुरक्षित लोग रहते थे। इसलिए छद से यानी आच्छादन से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग छंद कहते हैं। अपमृत्यु वारितुम आच्छादयः तिथि छंदः। अपमृत्यु वारितुम, मृत्यु भय, अपमृत्यु नहीं हो जाए, अचानक मृत्यु नहीं हो जाए, उस भय से उसका निवारण करने में छंद की क्षमता होती थी। जो शब्द या जो रचना अपमृत्यु से उसके भय को दूर कर सके, जो वारण कर सके, उस पर आच्छादन कर सके, उसे छंद कहते हैं। इसलिए उसका नाम छंद रखा गया। कलाकार या कलाकृति को छंद अपमृत्यु से आच्छादन कर बचा लेता है, अतः यह छंद है। कलाकृति यानी जो छंद के रूप में काव्य लिखा गया है वह कलाकृति है। उसमें अगर छंद निहित है तो उसका स्मरण अधिक दिनों तक रहता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होती है, बहुत काल तक वह जीवित रहता है। कई बार ऐसा हुआ कि कई धर्म ग्रंथों को राक्षस या दैत्य कुल ने सबका विनष्ट कर दिया ऋषि मुनियों के यहाँ से। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे सभी सब के सब फिर प्रकट हुए, क्योंकि छंद के रूप में रचित जो काव्य था वह ऋषियों के कंठ में विराजमान था और वह पुनः प्रकट हो जाता था। अगर छंद के रूप में नहीं होता तो वह विनष्ट हो जाता। इसलिए कहा गया कि अपमृत्यु वारितुम आच्छादय तिथि छंद, जो अपमृत्यु के भय पर आच्छादित कर बचाता है उसे छंद कहते हैं। ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई है छंद की। छादयंती हो वाह येन छंदासी पापात कर्मण, जो पाप से बचाता है वह छंद है। ये ऋग्वेद में कहा गया है। छादयंती हो वाह येन छंदासी पापात कर्मण, पाप कर्म से जो बचाता है वह छंद है। क्योंकि छंद से रचित, छंद मिश्रित जो रचना होती है, जो सुंदर काव्य कहलाता है, उस काव्य के स्मरण रखने से, जिसमें कि लोकहित छुपा हुआ है, लोकहित से यह अपमृत्यु या किसी अपकर्म से वह बचाता है, क्योंकि उसका स्मरण दिलाते रहता है सर्वहित। तो छंद की यह उपादेयता है और यही छंद की व्युत्पत्ति है। हमारे जो हिंदी के पुराने सब ग्रंथ हैं वे छंदों से भरे पड़े। प्राचीन ग्रंथ में बहुत से छंद हैं। 8वीं सदी से 19वीं सदी तक जितने भी साहित्य हैं उसमें छंद ही छंद मिलते। 19वीं शताब्दी के बाद जब समय बदला तो छंद का यानी काव्य का रूप भी बदलता गया, विधा भी बदलती गई और छंद जो है उसका भी स्वरूप बदला। दूसरी भाषाओं से, दूसरे लोगों से, दूसरे स्थान से, यानी काल और स्थान का प्रभाव इस पर भी पड़ा और इसका स्वरूप भी बदलते गया। लेकिन प्राचीन काल के छंदों में जो भाव, क्षमता, लय या संगीत विधा का जो समावेश है वह आधुनिक में उस प्रकार का नहीं देखा जाता है, क्योंकि इसमें विदेशी प्रभाव भी आया है। जैसे जापानी छंद हैं, साइली छंद हैं, तांका हैं, ये सब छंद इसमें प्रभावित करते हैं। आसान जरूर लगते हैं परंतु वे इस प्रकार अच्छे छंद नहीं हैं। तो आज हम छंदों के इस प्रकार, छंदों का उद्भव, विकास
छंद क्या है, उसकी व्युत्पत्ति, इसकी चर्चा, बृहद चर्चा कर रहे थे छंद के बारे में। अब हम लोग अगले एपिसोड में छंदों जी का ही प्रकरण शुरू करेंगे। विविध प्रकार के छंद क्या हैं, कैसे उसकी रचना की जाती है, और हम लोग मिलकर छंद बनाएंगे भी और दूसरों से भी बनवाएंगे भी। ये जी बहुत आसान काम है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार छंद के परिचय के बारे में आज इस एपिसोड में हमने बताया। जी अब हम बहुत लोग सुंदर छंद जानकारी। के बारे में स्वयं स्वयं सीखेंगे, स्वयं बनाएंगे, और छंद में जो रचना है उसका पाठ भी करेंगे। किस तरह वह लयबद्ध होता है उसकी भी जानकारी करेंगे। बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी, बृहद जानकारी और अद्भुत जानकारी। और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ में आज, वो सब कुछ नया सीखे, कुछ नई जानकारी हासिल किए। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं सर, मैं उन लोगों का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि बीच में टोकना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी बार बार नहीं मिलती है। तो शहवेज अहमद जी, आप जुड़े हुए हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। नंदिनी लहेजा जी, गौतम अद्वितीय जी, राजकुमार सेवक जी। राजकुमार सेवक जी कहते हैं, निसंदेह आपका ज्ञान विशिष्ट और विलक्षण है। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ। गौतम अद्वितीय जी कहते हैं कि बहुत धन्यवाद आदरणीय। पिंगल ऋषि के लिखे शास्त्र के हिंदी अनुवाद की रचना का नाम क्या है आदरणीय? ऐसा पूछ रहे हैं गौतम अद्वितीय जी सर। जी तो मैं सारे प्रश्नों को कहीं नोट कर लूंगी, और अगले एपिसोड में कोशिश रहेगी कि इनका उत्तर दे दिया जाए। और वो साथ में जी कहते हैं जी कि वाह वाह क्या बात है, स्मिता जी के नाम पर भी छंद है, तभी आप छंद जगत में पूरी मधुरता से उपस्थित हैं। जी धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए। और राजकुमार सेवक जी कहते हैं, बहुत सुंदर शिक्षाप्रद अभिव्यक्ति, नवोदित एवं अनभिज्ञ साहित्यकारों के लिए उचित मार्गदर्शन। बिल्कुल सही बात है सर। गौतम अद्वितीय जी कहते हैं, वाह आपने बहुत जरूरी जानकारी दी है, आभार। नरेश सुनियाल जी हमारे साथ हैं, वो भी लगातार बने रहे। रेहान खालिक जी, आपको भी नमस्कार। विशेषकर भक्तिकालीन इतिहास में, जी हाँ, आज हमने बहुत सारी बातें की। आरएसटी चातक जी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए, लगातार बने हुए थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन धन्यवाद आभार आप हमें कह सकते हैं, क्योंकि इतनी अद्भुत जानकारी आज आपको साहित्य उन्नयन के माध्यम से मिल रही है। लेकिन अब अगले बार हम लोग छंदों के विषय में जानेंगे, छंदों के प्रकार के बारे में जानेंगे, उनको और अच्छे से समझेंगे। और जैसा सर ने कहा कि हम लयबद्ध करेंगे, रचनाएं लिखेंगे और जानेंगे उसके बारे में और बेहतरीन तरीके से। और इस बार जो भी बातें हुई हैं, इसका रिवीजन भी अच्छे स्टूडेंट की तरह आप लोग कर लेंगे तो बेहतर होगा। बस यही सारी बातें हैं। लेकिन सर वही है कि आप हैं और आपको हमने सुना नहीं, तो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा रह जाएगा। तो अंत में आपकी रचना, आपकी जुबानी, आपके लयबद्ध छंद हम तक जरूर पहुंचने चाहिए। तो उसके बिना तो जी नहीं हो पाएगा पूरा। जी आज चूंकि छंद के बारे में चर्चाएं हुई, इसलिए कुछ छंदोबद्ध कविता छंद के रूप में या अंत में गजल के रूप में, उसमें भी मात्रा या वर्ण निश्चित रहते हैं। देखिए, तो आपने गजल उसकी की बात की तो मुझे याद आ गया कि एक प्रश्न ये भी था कि बहर क्या होता है। तो बहर जी आप बताना चाहेंगे अभी, बहर क्या होता है? क्योंकि गजल की बात आ गई तो मुझे भी वो प्रश्न भी याद आ गया। जी जिस समय गजल के बारे में बताएंगे या सुनाएंगे, उस समय बहर की भी चर्चा होगी, चलिए चलिए चलिए, साथ बहुत साथ अच्छी बात। बतलाते जाएंगे, उदाहरण देते। तो अभी हम शुरू में छोटा सा छंद जो मधुमालती छंद है, जिसमें गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु और गुरु 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 लघु, लघु गुरु, ठीक है। गुरु गुरु लघु गुरु, यानी दो दो एक जी दो, ठीक है, ठीक है।
गुरु गुरु लघु गुरु, यही है। हाँ। गुरु गुरु लघु गुरु यानी आंसू बहे, जी। आंसू, गुरु है, सु हाँ, गुरु सु है, हुँ, बहे, ब लघु, हे गुरु, आंसू बहे गुरु गुरु लघु गुरु। ठीक। जिसके लिए, जिस दो मात्रा यानी गुरु, के दो मात्रा गुरु, तो गुरु गुरु हो गया। लिए, ली एक मात्रा, ये में दो मात्रा, यानी गुरु गुरु लघु गुरु। बस यही बनाना है। अब इसके आधार पर मेरी रचना है। आंसू बहे जिसके लिए, देखा नहीं वो चल दिए। आंसू बहे जिसके लिए, देखा नहीं वो चल दिए। ये मधुमालती छंद है। इसी प्रकार हम लोग इसकी रचना करते जाएंगे, बहुत आसान है। गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, गागा लगा, गागा लगा। तो अब जी, दोधक बिल्कुल। छंद में हम लोग सुनेंगे, वो भी आसान है। 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 2, यानी गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु। इसी प्रकार उसको बैठाना है। ठीक। हम लोग जब छंद का प्रकरण शुरू करेंगे तो हम लोग आसान से आगे की ओर बढ़ेंगे, छोटे छोटे छंद बनाएंगे। उसके बाद जो है उसको जोड़ते जाएंगे, उसका क्रम बढ़ाते जाएंगे, ताकि अच्छे बड़े बड़े छंदों को हम लोग आसानी से बना सकें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कुछ बड़ा छंद है, दोधक छंद। उसमें एक प्रार्थना है, उसको मैं सुनाऊंगा। 2 1 1, गुरु लघु लघु, आन पड़ा, आन हो गया आ 2, 9 1, प 1, अड़ा 2, आन पड़ा। प्रभु काज पड़ा है, प्रभु का, यानी प्रभु में 2, काज पड़ा है, काज 2 1, पड़ा में प में 1, 2 1 1, अड़ा है यानी 2 2। अब इस पर रचना है। आन पड़ा प्रभु काज पड़ा है, आन पड़ा प्रभु काज पड़ा है, राम रमापति आज उबारो, उबारो यानी अंत में बारो, 2 2, गुरु गुरु, गुरु गुरु, ठीक है। गुरु गुरु, जी जी। राम रमापति आज उबारो, ज्ञान प्रभो कुछ भी न मुझे है, ज्ञान प्रभु, ज्ञान प्रभो कुछ भी न मुझे है, मार्ग प्रशस्त सुभाग्य संवारो, मार्ग प्रशस्त सुभाग्य संवारो, आस लगी कुछ और न जानू, नाथ सहाय कृपा करतारो, नाथ सहाय कृपा करतारो, और न है कुछ साथ सहारे, और न है कुछ साथ सहारे, पाप हरो
हरि पार उतारो, पाप हरो हरि पाप पार उतारो। चंचल है मन की गति स्वामी, चंचल है मन की गति स्वामी, भक्ति न प्रेम का भाव मुझे है, पेट की काम की जीभ की चिंता, दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो दो, पेट की काम की जीभ की चिंता, जीभ की चिंता, ध्यान नहीं कुछ नाथ मुझे है, सत्य कहूँ निज की गति ऐसी, सत्य कहूँ निज की गति ऐसी, साथ सदा गृह कारज भारी, चैन नरैन दीवा प्रभु पाऊं, चैन नरैन दीवा प्रभु पाऊं, इंद्र कहे बस आस तुम्हारी, आस तुम्हारी, आन पड़ा प्रभु काज पड़ा है, राम रमापति आज उबारो, आज उबारो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आपकी आवाज में भी ना सर बहुत एकदम जादू सा है, एकदम ठहराव वाला। मतलब जितना सुंदर आपकी रचना होती है, जितना अद्भुत आपका ज्ञान है, और माता सरस्वती ने आपको आवाज भी, उस कंठ भी उसी तरह से दिया है। ये मुझे, मैं क्या कहूँ, तो मैं तो आपकी यूं ही फैन नहीं हूँ, और ये सभी को मैंने साबित करके दिखा दिया कि मैं क्यों हूँ इनकी इतनी बड़ी फैन। तो जितने भी लोग आज जुड़े रहे, सब लोग रिवीजन करके अगले हफ्ते जरूर आएंगे जी। छंदोबद्ध कविता, छंदोबद्ध गीत है, छंद से बद्ध है, इसलिए गाने में भी कठिनाई नहीं है। लय इसका बंधा हुआ है। हाँ, अभी गौतम अदिति जी ने पूछा था कि बहर क्या है, तो बहर यही है, जो मात्राएं हैं वही बहर है। तो गजल में, उर्दू में उसको कहते हैं, और हिंदी में हम उसको मात्रा कहते हैं, वही बहर होता है। और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता चला जाएगा, हम इसको और अच्छे से जानेंगे, और सारे ज्ञान जब एक बार में इकट्ठे हो जाएंगे और हम उसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, लयबद्ध तरीके से, मात्राबद्ध तरीके से, बहर में पूरी तरह से इसका लिख पाएंगे। तो इससे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे छंद थे जिनका नाम आज मैंने पहली बार सुना है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ पता है। तो सब लोग मिल करके कुछ कुछ अगर आदान प्रदान करेंगे, तो बहुत कुछ हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और यही एक तरीका भी था, और यही एक विचार भी था। तो 1 घंटे भी पूरे हो चुके हैं सर जी। जी, जरा सा खाली गजल के बारे में 2 जी बिल्कुल बिल्कुल। गजल की चर्चा हुई कि बहर क्या है। बहर जो गजल की रचना है या काव्य रचना, गीत की रचना जो है, उसकी मापनी क्या है, उसको कैसे मापेंगे हम, मात्रा के रूप में या वर्ण के रूप में जो मापा जाता है, उसी मापनी के अंदर, उसी में हम शब्द बैठा करके और भाव निकालते हुए बनाएंगे। उसमें एक लय रहता है। बहर वही, उसमें लयात्मक गुण रहता है। उसके अनुसार अगर रचना की जाए तो उसमें एक संगीतमय लय उत्पन्न होता है, वही बहर हुआ।
बिल्कुल। हिंदी में उसको मापनी कहते हैं या विधान भी कहते हैं। हाँ। तो बहर जैसे एक है 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2, ठीक है। ये बहर हो गया। इसको मापनी कहते हैं। तो गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु और गुरु लघु गुरु। गाल गागा गाल गागा गाल गा। जी अब जी। एक लय हो गया, गाल गागा गाल गागा गाल गा। गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु। एक लय भी दिया गाल गागा बोलते हुए। तो उस पर मेरी रचना है, जो लिखा था वो हमारा क्यों नहीं। जो हमारी तकदीर में लिखा था वो हमारा क्यों नहीं होगा। जो यानी गुरु हो गया, लिखा लघु गुरु था गुरु, यानी गुरु लघु गुरु गुरु। जो लिखा था वो हमारा, गुरु लघु गुरु गुरु क्यों नहीं। गुरु लघु गुरु, बस यही है। इसी को बनाना है। सभी बना सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बिल्कुल, बनाएंगे, बिल्कुल। जो नहीं बनाए वो भी बनाएंगे। तो गजल इसमें, जब इस क्षेत्र में गजल है तो में सीख करके करेंगे तो बहुत अद्भुत रचना होगी। जी। अब इसमें जैसे 3 अंग इसका है। शुरू में जो लिखा रहता है, जो 2 पंक्ति या 2 चरण कहते हैं, उसको हम लोग मतला कहते हैं। हाँ, मतला कहते हैं। शुरू की 2 पंक्ति जो एक जैसे अंत होते हैं। उसके बाद जी, जी। और अंत में जो रहता है, अंत में जो 2 पंक्ति रहती है, जिसमें गजलकार का नाम भी कोई रखते हैं, उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। जी। इसके बीच में जो रहता है उसको मिश्रा कहते हैं। मिश्रा कहते हैं। जी। 2 मिश्रों से मिलकर के एक शेर बनता है। जी। जी, ये सभी मिल गया तो ये शेर हो गया, यानी गजल। और उसको गाते हैं की तो बात गजल हो करते थे और एक बहर का जिक्र आया और गजल की चर्चा हो गई। तो यही होता है, सब कुछ एक है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, और ये दोनों ही भाषा मिलकर के हिंदुस्तानी भाषा मिलती है। तो ये मेल मिलाप, ये सबसे जरूरी चीज होता है। अलग गजल का लय कुछ अलग होता है। हाँ। और जो हिंदी में इसी मापनी में जो रहता है, काव्य में, छंद में, उसका लय एक अलग होता है। तो गजल के लय में इसको गाया जाता है। थोड़ा सा है, जरा सा सबको सुनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे सर, आपको सुनने का मौका हम छोड़ ही नहीं सकते। समय की कोई चिंता नहीं है हमें। गजल में जो भी लिखा जाए उसमें भाव आना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक जो मिसरा होता है वो अपना अलग अलग भाव लेकर के रहता है इसमें, लेकिन एक साथ मिलाने पर और अच्छा रहता है। जो लिखा था वो हमारा क्यों नहीं, जो लिखा था वो हमारा क्यों नहीं, जो सदा ही था सहारा क्यों नहीं, जो लिखा था वो हमारा क्यों नहीं। कौन जाने साथ मिलता है सदा, कौन जाने साथ मिलता है सदा, आज मेरा कल तुम्हारा क्यों नहीं, बहुत सुंदर, आज मेरा कल तुम्हारा क्यों नहीं। साथ रहते थे सदा जो प्रेम से, बहर में सब बंधा हुआ है।
साथ रहते थे सदा जो प्रेम से, वो रहे साथी गंवारा क्यों क्यों नहीं? नहीं, वो रहे साथी गंवारा क्यों नहीं। चाहता था मैं दिलों से, जान से, चाहता था मैं दिलों से, जान से, आज छोड़ा साथ प्यारा क्यों नहीं। जब आज साथ छोड़ दिया तो आज भी प्यारा क्यों नहीं। आज छोड़ा साथ प्यारा क्यों नहीं। इंद्र तो है प्यार का भूखा सदा, है मिला धोखा हमारा क्यों नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। है मिला धोखा हमारा क्यों नहीं। ये बहुत गजल हुआ। बहुत सुंदर। इसमें क्यों नहीं, रदीफ कहते हैं क्यों नहीं, जो बार बार आता है। जी जी जी। और रा, और जो आ जो आया वो हाँ, वो उसको काफिया हो गया। काफिया कहते हैं। जी। अब बहुत 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 सुंदर गजल, आभार बहर में सभी पूरी तरह से बंधी दर्शकों हुई। का, आपका, इस मंच का, सबको पुनः सादर नमस्कार। आपका भी बहुत फिर बहुत अगले धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप मेरे मेरे जिद पे हर बार आप इतना समय निकाल लेते हैं। और कितने व्यस्ततम आपका जीवन है ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी देर पे आपको फोन कर करके किस तरह से परेशान कर रही हूँ, तो बस मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये लालच मैं छोड़ नहीं पा रही थी कि आपके साथ बैठ कर के इतना कुछ सीख जाया जाए। बस ये नादानी ही सही, ये भूख समझ लीजिए मेरी, या लोगों तक पहुंचाने की, जो भी है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका समय के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ जुड़ने के लिए, इतना सब कुछ सीखने के लिए मैं क्यों बोलूंगी आपको धन्यवाद। ये सीख आप अपने ले रहे हैं, ये सीख जाएंगे तो जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपको पता रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये कौन सा छंद है, ये क्या, मैं किस तरह से मैं इसको गढ़ रहा हूँ, और जी आगे कैसे जी बढ़ना है मुझे। तो बस जी। साहित्य उन्नयन के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, हम आपके साथ इसी तरह की जानकारी शेयर करते रहेंगे प्रत्येक बुधवार शाम को 4 बजे। फिलहाल तो इन नारायण राय जी के साथ में हम लोग, क्योंकि इतना ज्ञान हमको एक साथ एक जगह पे नहीं मिल सकता है। तो बस अगले हफ्ते की फिर इंतजार करिए 4 बजने का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आभार, आभार, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। नमस्कार।